हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से सागर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2020 में होने वाले सब्जेक्ट मैथ का प्रैक्टिस पेपर लेके आए हैं आप लोगों के लिए। आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे यानी कि अपने यूट्यूब चैनल सागर EDU को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज होगा। ऑप्शन नंबर ए है समकोण त्रिभुज, ऑप्शन नंबर बी अधिक कोण, ऑप्शन नंबर सी विषमबाहु और ऑप्शन नंबर डी त्रिभुज संभव नहीं है। तो ध्यान दीजिए, किसी भी त्रिभुज के बनने के लिए जो मेन रूल होता है वो ये होता है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भुजा 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का योगफल कितना आ रहा है, 8 सेंटीमीटर। और इस हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो ये 8 के बराबर आ रहा है, ठीक है। और या ऐसा भी कह सकते हैं कि त्रिभुज बनने के लिए जो मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए कि त्रिभुज का कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल आना चाहिए। यानी जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 प्राप्त होगा तो इस कंडीशन में त्रिभुज क्या होगा, नहीं बनाया जा सकता। जैसे हम हीरोन्स फार्मूला पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं, हीरोन्स फार्मूला कहता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ ए, बी और सी क्रमशः त्रिभुज की क्या होती हैं, भुजाएं होती हैं। और यस क्या होता है, यस होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी तीनों भुजाओं का योग बटे कितना, 2। अगर यहाँ से हम देख रहे हैं कि तीनों भुजाओं का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, 3 + 5 + 8 और इनका आधा कितना हो जाएगा, 3 5 8 8 16 16/2 यानी कितना, 8। और जब इस हीरोन्स फार्मूले में हम पुट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 8 8 - 3 8 - 5 और 8 - 8। तो हम जानते हैं 8 - 8 क्या हो जाएगा, 0। और 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में होता है तो नंबर क्या मिलेगा, 0। तो इस हिसाब से एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना मिल रहा है, 0। इस हिसाब से देखिए समकोण त्रिभुज का एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, 0 नहीं होता है, अधिक कोण का नहीं होता है, विषम बाहु का भी नहीं होता है और त्रिभुज संभव नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो उम्मीद है कि इसका सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से बता देते हैं, जो मेन फैक्ट है यहाँ पे ये है कि किसी भी त्रिभुज का बनना, अगर किसी भी त्रिभुज का निर्माण हो रहा है तो इसका मतलब उस त्रिभुज का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल आएगा। और उस कंडीशन में जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो इसका मतलब है कि जो त्रिभुज के मतलब 3 शीर्ष बिंदु होते हैं, त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदु होते हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 0 का मतलब ये है कि तीनों जो शीर्ष बिंदु हैं वो एक संरेख पर स्थित होंगे, यानी एक रेखा पर स्थित होंगे। और जो एक रेखा होगी वो क्या करेगी, एक त्रिभुज का निर्माण नहीं करती और इस कारण एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आता है, 0 आता है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है √2, तीसरा ऑप्शन है 3.5 और चौथा ऑप्शन है 0। तो समझिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका हम दैनिक जीवन में क्या करते हैं, गिनने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या हुए, नेचुरल नंबर्स हुए। यानी 1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के जो नंबर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। और इनके ग्रुप को कैपिटल एन से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को चेक करते हैं तो बी क्या है, √2, जो कि एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। इस हिसाब से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 3.5 क्या है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये क्या है, रेशनल नंबर है।
इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और जीरो को क्या कहा जाता है? उदासीन नंबर यानी न्यूट्रल नंबर कहा जाता है, इसलिए ये भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। इस हिसाब से अपना ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, मतलब प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? तो सबसे पहली बात हमको क्या आनी चाहिए कि परिमेय संख्या की डिफिनीशन आनी चाहिए। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां q का मान कभी भी क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और p और q क्या होने चाहिए? एक इंटीजर होनी चाहिए, एक इंटीजर होने चाहिए, मतलब चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर निगेटिव इंटीजर हो। ठीक है, बस शर्त ये होनी चाहिए कि जो डेनोमिनेटर अर्थात क्यू का मान होना चाहिए वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला हम डेनोमिनेटर चेक कर लेते हैं सबका। देखो 22/7 का डेनोमिनेटर 7 है जो 0 नहीं है, अर्थात ये क्या है? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। नेक्स्ट की बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी का। तो 0.69 दशमलव संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं? परिमेय संख्या में बदलना सीखे हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 69, और इस हिसाब से ये क्या होगा? 2 दशमलव का स्थान क्या होगा? हट जाएगा, मतलब 69/100 में जो 100 है उसका भी मान क्या है? 0 नहीं है। और 5/√16 को मैं कितना सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ? 5/4, और यहाँ पर भी डेनोमिनेटर का मान क्या आया? 0 नहीं आया। इसका मतलब जो ये ऑप्शन नंबर ए, सी और डी क्या कर रहे हैं? अपने परिमेय संख्या के फार्मूले को या डिफिनीशन को क्या कर रहे हैं? सही साबित कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। मतलब पाई जो है वो क्या है? पाई जो है वो अपना रेशनल नंबर नहीं है। कहने का मतलब पाई का मान 22/7 तो रेशनल नंबर है, जब 22/7 तो रेशनल नंबर है, लेकिन पाई जो है वो खुद रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान देनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं कि पाई परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। बहुत ही कन्फ्यूजन होता है बच्चों में जवाब देने में। तो उम्मीद करता हूँ कि जब ये नेक्स्ट टाइम पूछा जाएगा तो फिर से आप लोगों से ये गलतियाँ नहीं होंगी। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वसमीका है। तो सर्वसमीका है 2x + 3 = 5। बी ऑप्शन है 2 × x + 1 = 2x + 3। ऑप्शन नंबर सी है 4x = 2x + 6। और ऑप्शन नंबर डी है x + 4 = 6 - 3x। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सर्वसमीका होती क्या है। तो सर्वसमीका क्या होती हैं? सर्वसमीका एक बीजगणित का एक ऐसा संबंध है जो यक्ष के या चर के प्रत्येक मानों के लिए क्या हो? सत्य साबित हो। ठीक है, प्रत्येक मानों के लिए क्या हो? सत्य साबित हो, यानी चर की किसी भी वैल्यू पर LHS का मान RHS के मान के बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं 2x + 3 x = अगर 1 पुट करते हैं तो ये 2 × 1 = 2 और 3 5 राइट होगा। लेकिन यहाँ पर अगर x की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ तो 2 × 2 = 4 3 7 जो कि डज नॉट = 2 हो जाएगा, जो कि सर्वसंख्या की डिफिनीशन को क्या कर रहा है? अनफॉलो कर रहा है, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। तो 4x = 2x + 3। अगर मैं x = 1 लेता हूँ तो 4 × 1 = 4 और 2 × 1 = 2 और 6 8 और 4 क्या है? ये भी इक्वल नहीं है, तो इस हिसाब से तीसरा भी ऑप्शन क्या होगा? सिंपली कट जाएगा। और डी ऑप्शन की बात करें, अगर x = 1 की बात करूं तो 1 और 4 5 और 3 × 1 = 3, 6 में से 3 को माइनस करूंगा तो कितना होगा? 3 और 5 डज नॉट = किसके? 3 के, इसलिए ये भी क्या होगा? सर्वसंख्या से कट जाएगा। तो चौथा ही ऑप्शन सही होता है। मतलब अब चौथे ऑप्शन को भी वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये सही होगा। अगर x = 1 पर मैं बात करूं तो 1 और 1 2 2 2 = 4, ये 4 हो गया, और 2 × 1 = 2 और 2 2 4, तो 4 सही होगा। x = अगर 2 की बात करें तो 2 1 3 2 = 6 और 2 2 = 4 2 6, यानी जो सर्वसमीका होती है वो चर के किसी भी मान के लिए क्या करती है? दोनों पक्षों को क्या करेगी? संतुष्ट करेगी। यही सर्वसंख्या का क्या होता है?
परिभाषा होती है। तो जो ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। नंबर 5 कह रहा है कि 3 की पावर x+2, क्या कहा, 3 की पावर x+2 इज इक्वल्स टू 81 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर घातांक चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 की पावर x+2 इज इक्वल्स टू 81, और 81 को भी अगर मैं देखो 3 की पावर x+2, तो यहाँ पर ये बात कहलाती है क्या, बेस, और ये बात क्या कहलाती है, पावर। तो इसको भी 81 को भी अगर मैं बेस और पावर में लिखूं तो 3 त्रिका 9 3 27 3 81, 3 त्रिका 9 3 27 3 81, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर कितना, 4, यानी इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर x+2 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 4। और घातांक का ये रूल कहता है कि अगर किसी भी दो पक्षों में क्या हो, बेस अगर इक्वल हो तो पावर्स भी क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं। कहने का मतलब कि अगर दो पक्षों में आधार क्या होंगी, परस्पर बराबर होंगी, तो उनकी घातें भी परस्पर बराबर होंगी। इस नियम से हम कह सकते हैं कि x+2 जो होगा वो इक्वल होगा किसके, 4 के। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल्स टू 4 और +2 का साइड चेंज -2 इज इक्वल्स टू 4 - 2 कितना, 2। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया, 2, और 2 अपना ऑप्शन नंबर क्या है, ए है, इसलिए 5वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, पहले के साथ। नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6, अब यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न चालू होते हैं, जो मतलब डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का पैटर्न है। यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का सिलसिला चालू होता है, ठीक है। मतलब अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए वो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन थे। अब छठा जो क्वेश्चन आएगा वो कैसा होगा, अति लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न होगा, यानी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इक्वेशन हमको दिया गया है x² - 7x + 6 इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कहने का मतलब द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण में मैं जो होता है उसका गुणनखंड कैसे करता हूँ उस विधि को सिखा रहा हूँ। तो देखो द्विघात समीकरण में ये जो x² है इसको द्विघातीय पद बोलते हैं, 7x और +6 ना। तो यहाँ पर जब मतलब अगर इसके जनरल टर्म की बात करूं, x² के गुणांक की बात करूं, तो x² का गुणांक जब भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। यानी अगर इसको मैं नॉर्मली पढ़ूं तो क्या कहूँगा, 1x² ना, जबकि पढ़ने में x² बोल दिया जाता है। जब भी 1x² की बात आएगी तो जो इसका कांस्टेंट टर्म होगा यानी +6, जो भी इसका कांस्टेंट टर्म आएगा उसको मैं क्या करूँगा, 2 ऐसे नंबर्स में डिवाइड करूँगा कि उनका जो फैक्टर हो कितना हो, 6 हो, और उनका जो एड हो, ये वाला साइन, मतलब 6 का साइन डिसाइड करेगा कि जोड़ने पर आना चाहिए कि घटाने पर। तो यहाँ पर प्लस है, मतलब ऐसे 6 को ऐसे 2 नंबर्स में डिवाइड करना है कि उनका जो गुणनफल है वो कितने के बराबर होना चाहिए, 6 के बराबर होना चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो 7। तो ध्यान देना, यहाँ पर मैं 2 ऐसे पार्ट्स इसके 6 के करता हूँ, 6 और 1। देखो 6 और 1 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 6 होगा, और 6 और 1 को जब ऐड किया जाएगा तो कितना होगा, 7। यानी 6 और 1 ये एक यूनिक नंबर होता है, इसके अलावा ऐसे कोई भी पेयर बनने संभव नहीं है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से 6 और 1 मिला। अब देखो इसको मैं सिंप्लीफाई कैसे करता हूँ, ऐसे x² - 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 में 1 जोड़ने पर मुझे क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, यानी 6 + 1 × x + 6 इज इक्वल्स टू 0। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिख सकता हूँ x² - 6 × x 6x + 1 × x कितना, x। और एक बात यहाँ पर ध्यान देनी है कि माइनस और प्लस का जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना होगा, माइनस होगा, ना कि प्लस। तो यहाँ पर इस बात को सुधार लेते हैं, +6 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो अपना जो इक्वेशन था वो 4 टर्म्स में चेंज हो गया, ठीक है। अब 2 टर्म्स में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ पे देखो x² - 6x में क्या हुआ, x कॉमन हो गया, तो अपने पास बचा x - 6। अब जितना इस ब्रैकेट में बचना है उतना ही इधर भी बचना है, x - 6, लेकिन इधर तो x + 6 में है। इसका मतलब यहाँ से क्या किया गया है, -1 कॉमन किया गया। अगर बात ना समझ में आई हो तो इस स्टेप को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ।
यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x में x कॉमन हुआ, और एक्स स्क्वायर में अगर x कॉमन कर लिया तो x बचा, और 6x में अगर x कॉमन कर लिया तो -6 बचा। अब देखो यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो -x और +6 में क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, मतलब दोनों का एचसीएफ जब एक है तो क्या होगा, एक कॉमन हो जाएगा, मतलब -1 अगर कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x - 6। अब देखो ये फिर से दो टर्म्स में डिवाइड हो गए। अब अगर इन दोनों टर्मों में अगर कॉमन की बात करूं तो अब दोनों टर्म में क्या है, x - 6 दोनों टर्म में कॉमन हो गए। अगर ये दोनों टर्म में कॉमन हो गए तो बचा कितना, x - 1 = 0। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ, देखो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जब x - 6 = 0 तो x = कितना हो जाएगा, 6। ये अपना x का पहला मान आ गया। और जब x - 1 = 0 तो x = 1, ये x का दूसरा मान आ गया। अब यहाँ पे x के दो मान इस बात पर डिपेंड कर रहे हैं कि x की यानी चर की जो सबसे बड़ी पावर होगी उसके उतने ही वैल्यू यहाँ पे मिलते हैं। और चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी पावर कितनी होती है, हाईएस्ट पावर 2 होती है, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 2 आई है, 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे तो जो अपने आंसर हो जाएंगे x = 6 या फिर 1, दोनों के लिए वेरीफाइड है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 7 है, कह रही है कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से ₹14 कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या कहा बताया गया है कि जो 5 पुस्तकें हैं ना वो 7 पुस्तकों के मूल्य से ना 14 रुपये कम आती हैं। तो हमसे पूछा है कि भाई बताइए आपकी एक पुस्तक का मूल्य क्या होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, देखो हमसे पूछा क्या है कि एक पुस्तक का मूल्य, तो हम हमेशा यूनिट डिजिट को ही क्या करते हैं, वेरिएबल मान लेते हैं। यहाँ अगर मैं इसको सिंपली सॉल्व करूँ तो कह सकता हूँ कि माना एक पुस्तक का मूल्य बराबर कितना, x रुपये है। कितना है, x रुपये है। इस कंडीशन में मैं क्या कह सकता हूँ कि 7 पुस्तकों का मूल्य बराबर कितना, अगर एक पुस्तक x रुपये की है तो 7 पुस्तक कितने की हो जाएगी, 7x रुपये की। इसी प्रकार 5 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x रुपये हो जाएगा। अब देखो प्रश्नानुसार यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में कहा है कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से कितना है, 14 रुपये कम है। तो जाहिर सी बात है जिसकी कीमत जिसका नंबर ज़्यादा होगा वो क्या होंगे, बड़े होंगे। कहने का मतलब 5 पुस्तक के मूल्य से 7 पुस्तक का मूल्य क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 7x - 5x बराबर कितना दिया गया अपने आप को, 14। कितना दिया गया है, 14। और 7x में से 5x को जब सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आएगा, 2x बराबर 14। और 2 से 14 को सिंप्लीफाई करूंगा कितनी बार, 7 बार, 2 सते 14। तो x का मान कितना आ गया, 7। और x था क्या, x था हमारा एक पुस्तक का मूल्य। इसलिए अब मैं लिख सकता हूँ कि अतः एक पुस्तक का मूल्य बराबर, एक पुस्तक का मूल्य बराबर ₹14, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि डीएलएड जो होता है एक पैटर्न ऐसा होता है जो 1 to 5th तक के बच्चों को क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। इसलिए हमको बातों को यहाँ पर क्या करना है, छोड़ना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। एग्जामिनर्स को ये बताना है कि मतलब मुझे डीप नॉलेज है और मैं छोटे बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया कि डायरेक्ट आपको आ रही है इसको ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, आंसर लगा दिया, ठीक है, या कहीं से आंसर मिल गया आपने क्या किया 14 फर्जी लगा दिया। तो ये सब नहीं करना है हमको, चीज़ों को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, जिससे मतलब जो कॉपी आपकी चेक करे वो भी समझे कि हाँ जो बच्चा आया उसका बैकग्राउंड जो है वो मतलब बेहतर नॉलेज से रिलेट करता है। ठीक है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखो प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि a+1/a इज इक्वल्स टू 3, तो a² + 1/a² का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, इस टाइप का प्रश्न मैंने पिछले क्लास में क्या किया था, आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। देखिए जैसे जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, जो पेपर बनने का तरीका होता है, वो तरीका सेम रहेगा। यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था, बस जहाँ पर 3 है वहाँ पर क्या था, 2 था, और सेम मान हमसे पूछा था। तो कहने का मतलब जो प्रश्न के डिजिट हैं वो आपसे चेंज करेगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे केवल प्रश्नों के पैटर्न को समझना है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और केवल इन्हीं को क्या करना है, आपको रिपीट करना है। इसी हिसाब से सारे प्रश्न क्या होंगे आपके उधर बनते हैं, और ये मतलब सहायक बन सकते हैं कि आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकें, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न को फिर से समझ लेते हैं। देखिए हमसे क्या पूछा है, a+1/a इज इक्वल्स टू 3 दिया गया है। हमसे a² + 1/a² का मान पूछा है। तो क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि दिया है a/1 + a इज इक्वल्स टू कितना, 3। और अगर देखो हमसे स्क्वायर पूछा है, तो कहने का मतलब स्क्वायर से मुझे ये आइडिया लग रहा है कि दोनों साइड का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करूँगा तो a+1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, 3 का स्क्वायर। और यहाँ पे हम जानते हैं चूँकि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कितना, 9। यहाँ पर समझ लेते हैं, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, और पहला पद प्लस दूसरा पद का होल स्क्वायर बराबर होता है पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। और यहाँ से इसको जब सिंप्लीफाई करूँगा, ए को जब ए से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, क्वोशिएंट 1 आएगा, और 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2। यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ a² + 1/a² इज इक्वल्स टू 9, और 2 क्या है, 9 का लाइक टर्म है, तो ये 9 के साथ जाएगा, प्लस 2 का साइड चेंज कितना हो गया, -2। यानी यहाँ से कह सकता हूँ a² + 1/a² इज इक्वल्स टू 7, और यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बात करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी बगीचे में कुल पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्तियों में कुल कितने पौधे लगे हैं। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। क्या कह रहा है कि एक बगीचे में कुल 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि माना बगीचे में कुल पंक्तियों की संख्या बराबर कितनी, x मान लेता हूँ। और प्रश्न में कहा है कि जितने बगीचे में पंक्तियां हैं ना, उतने ही एक पंक्ति में क्या लगे हैं, पौधे भी लगाए गए हैं, ठीक है। एक बगीचे में एक पंक्ति में उतने पौधे भी लगाए गए हैं। अतः एक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर कितना है, x। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के प्रश्न हमेशा बनते हैं। तो इस वाले पैटर्न को क्या करेंगे, ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है। अब हमने सीखा कि मान लिया कि एक बगीचे में कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है, x। और प्रश्न में कहा है कि बगीचे में जितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति में उतने ही पौधे लगाए गए हैं, तो एक पंक्ति में लगाए गए पौधों की संख्या कितनी हो गई, x। अगर पूछा जाए कुल पौधों की संख्या, अतः कुल पौधों की संख्या, या ये कह दें चूंकि दिया है कुल पौधों की संख्या, और कुल पौधों की संख्या प्रश्न में एक्सप्लेन किया है कितना, 2025 पौधे लगाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो कुल पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल पौधों की संख्या हो जाएगी, देखो एक पंक्ति में कितने पौधे,
कुल पंक्तियों की संख्या यक्स और एक पंक्ति में लगाए गए पौधों की संख्या यक्स बराबर कितना 20-25 यानी 2025। और इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ यक्स स्क्वायर बराबर कितना 2025। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा √2025। अब देखो सबसे पहला काम है कि इसका स्क्वायर ऑफ रूट 20-25 का मैं कैसे निकालता हूँ। तो यहाँ पर आपको दो तरीके मिल जाते हैं, एक तो गुणनखंड विधि मिल जाता है और दूसरा क्या मिल जाता है भाग विधि। तो मैं यहाँ से गुणनखंड विधि से कर रहा हूँ, अगर जिनको भाग विधि ज़्यादा पसंद हो वो भाग विधि से कर लेंगे। वैसे फ़िलहाल पसंद नापसंद की कोई बात नहीं है, दोनों विधियाँ ईजी हैं और दोनों आपको आनी भी चाहिए। तो देखो सबसे पहले ये इसको किससे काटूंगा 5 2 7 2 9 3 से विभाजता के नियम को फॉलो कर रहा है। 3 6 18, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से काटूंगा 7 5 12 6 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 4 9, फिर 3 से कटेगा 3 7 21 और 3 5 15, फिर 3 से काटते हैं 25 3 75 और 25 को हम जानते हैं क्या होता है, ये 5 से कट जाएगा, 5 5 25 और 5 1 5। यानी यक्स को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर ऑफ रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है। अब देखो जो स्क्वायर ऑफ रूट होता है उसमें 2 का पेयर बनता है, तो एक 3 का पेयर बना बाहर आया, फिर एक 3 का पेयर बना बाहर आया, फिर एक 5 का पेयर बना ये भी बाहर आ गया। तो यक्स बराबर क्या हो गया 3 त्रिका 9 पचे 45, 3 त्रिका 9 पचे 45। अब प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था, प्रश्न में हमसे पूछा गया था प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं। तो एक पंक्ति में कितने पौधों की संख्या यक्स, अतः मैं लिख सकता हूँ अतः प्रत्येक पंक्ति में लगे पौधों की संख्या बराबर कितनी है यक्स, और यक्स का मान कितना आ गया 45 पौधे पर पंक्ति हैं। ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया राइट आंसर हुआ। ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 10 में कहा है कि एक पुस्तक का मूल्य 5x² + 2x + 1 है, इसी प्रकार की 2x + 5 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा या ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, चूँकि एक पुस्तक का मूल्य कितना है इतना और हमसे पूछा है इतनी पुस्तकों का मूल्य, तो समझ लीजिए यहाँ पे क्या करना है अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि अभीष्ट मूल्य बराबर, अभीष्ट मूल्य मतलब जो हमको चाहिए। ठीक है। अभीष्ट मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, एक पुस्तक का मूल्य 5x² + 2x + 1। ठीक है। और ओवरऑल जितनी बुकें मुझे चाहिए, जितनी पुस्तकें मुझे चाहिए, तो कितनी पुस्तकें चाहिए 2x + 5। अब देखो यहाँ से मैं 2x को उठाऊंगा और इन तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करूंगा। देखो 2x को अगर 5x² में मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 दूनी 10 x³ + 2 दूनी 4 x² और 2x कम 2x। ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे 2x का इन तीनों टर्म में मल्टीप्लाई कराए वैसे ही 5 का कराऊंगा। 5 का कराओ, 5 5 25 x², 5 दूनी 10x और 5 1 कम 5। ठीक है। अब क्या करूंगा मैं सिंपली इनको जोड़ लूंगा। देखो 10x³ क्यों, क्योंकि x³ का और कोई टर्म नहीं। अब देखो 4x² और 25x² क्या है लाइक टर्म है, तो ये जुड़ जाएंगे, प्लस ये भी, तो 25 4 29 x² और 10 2 12 x और प्लस कितना 5। ठीक है। अब यही क्या हो गया अपना आंसर हो गया, यही क्या हो गए आंसर हो गए। यानी 2x + 5 पुस्तक का जो कुल मूल्य होगा ना वो 10x³ + 29x² + 12x + 5 होगा। ठीक है। 11 में हमसे कहा है कि -1/2 और 5/4 के मध्य दो समदूरस्थ संख्याएं
ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, जब भी हमसे समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहता है, या बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है, या दो नंबर्स के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है, तो हमेशा एक बात ये ध्यान में रखनी है कि जब भी दो नंबर्स के बीच का नंबर पूछा जाएगा तो वो हमेशा क्या होता है, उसका औसत होता है, एवरेज होता है। ठीक है, और औसत निकलता कैसे है? औसत निकलता है इन संख्याओं के योगफल के आधे के, यानी औसत बराबर होता है संख्याओं की संख्या बटे 2। तो यहाँ पर संख्याएं हैं कितनी? 2 हैं, यानी a+b/2। कहने का मतलब कि अगर इसको मैं लगाऊं, इसको कैसे हल करूं, तो यहाँ पर देखो, अपना पहला नंबर जिसको मैं a मान लेता हूँ, a कितना? -12, और b कितना है? 5/4 है। ठीक है, अब देखो इनके बीच के मुझे क्या निकालने हैं? दो समदूरस्थ संख्याएं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि पहली समदूरस्थ संख्या क्या हो जाएगा? इनका औसत हो जाएगा। इनका औसत मतलब दोनों संख्याओं का योगफल बटे कितना? 2, यही तो औसत होता है। अब देखो यहाँ से हो गया कितना? a का मान अपने को पता है कितना? इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1/2 मल्टीप्लाइड बाई a+b ना, या कैसे 1/2 मल्टीप्लाइड बाई a+b। तो देखो यहाँ a का मान कितना है? -12, और b का मान कितना है? 5/4। और देखो रेशनल नंबर्स हम क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सीखा है मैंने? 2 और 4 का एलसीएम कितना? 4, और 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2, और प्लस 4 एकम 4, तो 5 एकम 5, और 5 में से 2 घटेगा कितना? 3, प्लस वाला साइन लगेगा क्योंकि 5 बड़ा है -2 से, तो +3 गुणे कितना? 3 बटे कितना? 8। तो ये पहली समदूरस्थ संख्या हो गई। अब बात को यहाँ पर समझूंगा। ए था अपने पास, बी था, बीच की संख्या हमने निकाल लिया कितना? मान लेते हैं कि ये पहली समदूरस्थ संख्या आ गई फर्स्ट। अब देखो दो कंडीशंस बन सकती हैं। अब जो तीसरा नंबर मैं निकालूंगा ना, या तो ए और फर्स्ट के बीच निकाल लूँ, या बी और फर्स्ट के बीच निकाल लूँ। तो इसके लिए आप फ्री हो, चाहे जिससे निकालो। तो मैं अभी किससे निकालने जा रहा हूँ? बी, ए और फर्स्ट के बीच से तीसरा नंबर निकालूंगा। और यही तीसरा नंबर क्या होगा? इन दोनों नंबर्स के बीच की दूसरी संख्या होगी। तो पहली समदूरस्थ संख्या लिखा, अब लिखूंगा कौन सी? दूसरी समदूरस्थ संख्या। तो दूसरी समदूरस्थ संख्या बराबर हो जाएगी 1/2। अब देखो अभी a+b किया था, अब भी a+b ही कर रहा। अब b का मान पहला हो गया। देखो जिन संख्याओं के बीच का निकालूंगा, यानी a+ क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। और यहाँ पर ये हो गया हाफ मल्टीप्लाइड बाई a का मान कितना? -12, प्लस b का मान कितना? b का मान मैंने निकाला है कितना? 3/8। तो ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 8 में से 8 और 2 का एलसीएम कितना? 8, 2 चौके 8, तो -4, और प्लस 8 एकम 8, तो 3, और 3 में से 4 घटेगा कितना? 1, और माइनस का साइन आएगा तो -4 एकम, तो -1 एकम -1/8। ठीक है, -1/8। ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, मतलब 3/8 और माइनस। एक बार इसका कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेता हूँ। 2 और 8 का एलसीएम 8, 2 चौके 8, और 8 एकम 8, 3, और -4 -3। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, -1/8 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि x की पावर 4y माइनस xy 4 का गुणनखंड कीजिए। तो देखो फैक्टर करना कितने इजी वे में मैं सिखाता हूँ, समझने का प्रयास करिए। x की पावर 4y माइनस xy 4। अगर दोनों में मैं पूछूं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, तो क्या बताएंगे? xy। अगर x की पावर 4 में x कॉमन कर लिया तो कितना बचेगा? x3। और y की पावर 4 में y कॉमन कर लिया तो कितना बचेगा? y3। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं क्या पढ़ा हूँ? a³ माइनस b³ का फार्मूला, और मुझे याद भी है। मुझे याद है मतलब आप सभी को याद है। तो x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई x² प्लस y², और माइनस है तो क्या होता है? प्लस xy। यही क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a³ माइनस b³ इज इक्वल्स टू जानता हूँ
कितना a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो प्लस ए बी और प्लस है तो माइनस ए बी। ये अपना रटने का तरीका है, जैसा भी जो रट्टा मारा हो, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 12 ऐसे लगेगा और इसका राइट आंसर क्या होगा, एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर लंबी है। तो क्या करूँगा मैं, एक 28 मीटर लंबी एक मैदान को बनाऊंगा, ठीक है। मान लेते हैं 28 मीटर लंबी एक वर्गाकार मैदान को मैंने बनाया, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 28 मीटर, कितनी है 28 मीटर। अब वर्ग की बात कर रहा है तो मतलब ओवरऑल जो साइड्स होंगी वो जानते हैं, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। कह रहा है कि यदि मैदान के अंदर 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया है तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो देखो ये बिल्कुल इजी सा प्रश्न बन गया। कह रहा है कि 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है मैदान में, जो पैदल चलने वाले लोगों के लिए क्या किया गया है, छोड़ा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ये शैडो एरिया मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये क्या है, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग क्या करेंगे, पैदल चलेंगे। तो जो मैदान का शेष भाग है हमसे उसी का क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो ये ध्यान देंगे यहाँ पे। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि मैदान के अंदर 2 मीटर चौड़ा, यानी ये जो रास्ता है ना, ये जो रास्ता है ये कितने मीटर का है, 2 मीटर का। और यहाँ पर भी मतलब 2 मीटर का है, तो इसका मतलब ओवरऑल इसकी डिस्टेंस क्या होगी, अचर रहेगी, मतलब कांस्टेंट रहेगी। कहने का मतलब ये भी कितना होगा, 2 मीटर का होगा, ये कितने का होगा 2 मीटर का, और ये भी कितने का होगा 2 मीटर का। और पूरा ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो 28 मीटर दिया गया। अब ध्यान देंगे, अगर 2 मीटर इधर से और 2 मीटर इधर से कम हो गया तो 28 में से कितना कम हो गया, 4 मीटर कम हो गया। तो 28 में से 4 घटेगा कितना, 24 मीटर। कहने का मतलब ये इसकी अंदर वाला जो वर्ग बन रहा है उसकी एक भुजा कितनी की हो गई, 24 मीटर स्क्वायर की हो गई, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसी का क्या करना है, एरिया बताना है, जो मतलब शेडेड नहीं है, ठीक है, उसी का हमको क्या बताना है, छायांकित भाग जो नहीं है उसी का हमको क्या करना है, एरिया बताना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं चूंकि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखो मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जितनी बातों को मैंने यहाँ बोला है वही आपको क्या करना है, एग्जाम हॉल में लिखना होगा। अब वो सारी बातें मैं लिख के वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, सवाल को कैसे लिखूँगा उस हिसाब से बता रहा, ठीक है। इसलिए क्या लिख सकता हूँ कि शेष बचे मैदान की चूँकि शेष बचे मैदान की भुजा बराबर, देखो 28 तो ओवरऑल थी, 28 थी, जिसमें से 2 एक साइड से और 2 एक साइड से कम हो गई। कहने का मतलब 2 + 2 को मैंने माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 24, ठीक है। और चूंकि ये क्या है, ये भी वर्गाकार है, इसलिए एरिया ऑफ बचा मैदान, ठीक है, एरिया ऑफ क्या हो गया, बचा मैदान बराबर कितना, मैं जानता हूँ वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, और भुजा क्या है 24 का स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कितना, 576। चेक कर लेता हूँ, 4 चौके 16, 16 की 6, हासिल कितना 1, और 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16, 16 1 17, और 2 दूनी 4 1 5, 576 ही होगा, ठीक है। 576, यहाँ सेंटीमीटर लिख देंगे तो बात भाई गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल जो यूनिट किसकी कह रहा है वो मीटर की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मीटर स्क्वायर, क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो जो अपना बचा मैदान का क्षेत्रफल था वो कितना आ गया, 576 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। चलेंगे सवाल नंबर 14 की तरफ चलेंगे। देखो ये प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ये सवाल मैं फिर से कह दे रहा कि ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, लेकिन उनके लिए ये बहुत कठिन है जिनको समरूपता के विषय में, सर्वांग क्षमता के विषय में, या फिर त्रिभुजों के बारे में नहीं पता है, ठीक है। और नहीं पता है तो मैं प्रयास करूंगा कि डीपली मैं आपको क्या करूं, यही इसी क्वेश्चन पर सारा का सारा आपके दिमाग पे सेट कर दूं। तो
चलिए आगे चलते हैं, क्या कहते हैं प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर है, पहले और दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, चूंकि पहले त्रिभुज तथा दूसरे त्रिभुज का परिमाप क्रमशः कितना है, 40 व 50 सेंटीमीटर है, 40 व 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, अतः मैं लिख सकता हूँ कि पहले त्रिभुज का परिमाप अनुपाते दूसरे त्रिभुज का परिमाप बराबर। अब देखो, पहले त्रिभुज का परिमाप कितना है, 40 है, और दूसरे त्रिभुज का परिमाप कितना है, 50 है। ठीक है, तो ध्यान देना, परिमाप मतलब इनका क्या कर रहा है, रेशियो निकाला जा रहा है, और रेशियो में जो सेम डिजिट होंगे वो क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कहने का मतलब 40/50 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, 40/50 अनुपात 40:50 का मतलब क्या हुआ, 40/50। तो यहाँ से एक जीरो क्या होगा, कैंसिल होगा, और इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि 4:5 ये लिख सकता हूँ। अब ध्यान देना कि जब हम त्रिभुजों के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक बात सीखा था कि जो त्रिभुजों के परिमाप का, समरूप त्रिभुजों का जो परिमाप का रेशियो होता है, वही उनकी संगत भुजाओं के परिमाप का भी संगत भुजाओं के का भी रेशियो होता है। कहने का मतलब समरूप त्रिभुज में त्रिभुजों की परिमापों का अंतर, ऐसे ही समझ लेंगे, त्रिभुजों की परिमापों का अनुपात बराबर होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के। देखो, थोड़ी सी बात कम समझ में आई होगी, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, अनुपात के। ठीक है, इसका कहने का मतलब कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके जो परिमाप का अनुपात होता है, वही उनकी संगत भुजाओं के परिमाप का भी अनुपात होता है। ठीक है, अब देखो, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि देखो, पहले और दूसरे त्रिभुज का जो परिमाप आया था उनका अनुपात कितना आया था, 4:5। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि पहले त्रिभुज अनुपाते दूसरे त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 4:5। ठीक है, 4:5। अब देखो, हमसे पूछा है पहले और दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, पहले और दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो बिल्कुल यहाँ से सिंपल सा फंडा बन जाएगा। जैसे ये रूल मैंने सीखा कि समरूप त्रिभुजों में जो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का जो अनुपात होता है, वही उनकी संगत भुजाओं के का अनुपात होता है। इसी प्रकार ये भी बात यहाँ पर सीख लें कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होता है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी यहाँ पर लिख सकता हूँ, चूंकि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती हैं। कहने का मतलब कि जो फर्स्ट त्रिभुज के फर्स्ट, या ऐसा लिख लूँ कि एरिया ऑफ फर्स्ट त्रिभुज, ठीक है, रेशियो एरिया ऑफ सेकंड
त्रिभुज का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, 4/5। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना है, 4/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो संगत अनुपात भुजाओं का अनुपात कितना था, 4:5। तो इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना, 16, और 5 का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 25। और इस हिसाब से मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, 16:25। यानी जो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो कितना होगा, 16:25। और यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि 671, 781 और 1441 का भाग विधि से माशा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले भाग विधि से माशा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो नंबर्स होते हैं उनको हम देख लेते हैं कैसे नंबर्स हैं, मतलब उनमें कंपेयर करते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। 671, 781 और 1441 में सबसे जो बड़ा नंबर है वो कितना है, 1441, और उसके बाद कौन सा आता है, 781। तो इन दोनों नंबरों को मैं क्या करता हूँ, चूज कर लेता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 781 चूज करिए, 671, माशा हमेशा क्या होगा, सेम आएगा, उससे कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो ये अपने ऊपर है, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर है कि कौन सा नंबर मैं पहले लेता हूँ कौन सा बाद में लेता हूँ। बट इतना कन्फर्म है कि जो बड़ा नंबर आएगा, बड़ा नंबर जो आएगा वो पहले आएगा, या इसके लिए भी मैं हेर फेर कर सकता हूँ, ये गणित है। ठीक है, अपने मन की बात चलती है, बस ये है कि उसके साथ क्या करें, जबरदस्ती ना करें, तभी ये अपने साथ क्या करेगी, अच्छी बर्ताव करेगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखो इसमें जो बड़ा होगा वो क्या बनेगा, भाज्य होगा, यानी 1441, और जो छोटा होगा उसको क्या बनाऊंगा, भाजक बनाऊंगा, 781। और इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 7 दूनी 14, लेकिन 81 दूनी 162 हो जाएगा। इस हिसाब से ये एक ही बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 781। और 1 में से 1 घटा 0, 14 में से 8 घटा कितना, 6, और यहाँ 13 में से 7 घटा कितना, 6, 660। अब देखो जो रिमाइंडर बचता है वही क्या बन जाएगा, वो अपना भाजक बन जाएगा, और जो पहला भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। यही भागफल विधि से क्या करना होता है, भाग विधि से क्या करना होता है, माशा ज्ञात करने का रूल होता है। ठीक है, इस हिसाब से इसको भी एक बार ले जाऊंगा, क्योंकि 2 बार तो ये 1200 हो जाएगा, जबकि अपने पास 781 है। ठीक है, तो 660, और 1 में 0 1, और 8 में से 6 2, 8 में से 6 2, और 7 में से 6 1। ठीक है, इस हिसाब से ये कितना हो गया, 181, और ये हुआ 660। ठीक है, जो दूसरा भाजक हुआ वो क्या बन गया, भाज्य, और जो शेषफल आया था वो भाजक बन गया। ठीक है, अब 181 को अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ, 6 बार तो जा नहीं सकता, क्योंकि 6 हो जाएगा 600, और 21 छक्के जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, नियर अबाउट 700 के अप्रॉक्स। तो 5 बार ले जाऊँगा, कितनी बार, 5 बार। तो 5 बार जब ले जाऊँगा तो 5 एक कम 5, और 12 पंचे 60, 605, और इसको घटाऊंगा, 60 में से 5 घटेगा कितना, 55, और यहाँ पर 55 अब रिमाइंडर आया, तो अब क्या करूँगा, ये काम तब तक करते रहना है जब तक रिमाइंडर क्या ना मिल जाए, 0 ना मिल जाए। ठीक है, चलेंगे, यहाँ पर 55 आ गया, तो अब आया कितना, 121, और 55 दूनी कितना होता है, 110, और 121 में से 110 घटेगा कितना, 11, और यहाँ पर 11 रिमाइंडर आया, फिर से 0 नहीं आएगा, तो ये प्रोसेस क्या करेंगे, आगे तक कंटिन्यू रखेंगे, 55 और 11 पचे 55। और अब देख रहे हैं कि अपना जो रिमाइंडर आ गया वो क्या आ गया, 0 आ गया, आर का मान, आर का मान क्या आ गया, 0। ये ओ आर नहीं है, आर इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो जब भी आर का मान 0 आ जाए तो वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो HCF ऑफ 781, जो 2 नंबर्स की बात किए थे, ठीक है, और 1441 का जो HCF आया वो कितना आ गया, 11। कहने का मतलब कि अगर इनका और इनका HCF मैंने क्या निकाल लिया, 11 निकाल लिया, तो इसका और इसका HCF मतलब अब मैं निकालूंगा 671 और 11 का HCF, सिंपली है ना। अब जो मेरे पास बचे नंबर थे, मतलब जैसे 671 बचा था, चूँकि HCF ऑफ 671 तथा 11 का माशा
माशा। अब देखिए अगर 671 और 11 का माशा निकाल लेते हैं तो 671 और 11 में छोटा कौन है? 11। और मैंने बताया कि जो टर्म छोटा रहेगा वो क्या बनेगा? भाजक, और जो बड़ा रहेगा वो क्या बनेगा? भाज्य। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि 671 भागे कितना? 11। और 11 से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 छके 66 और 67 में से 66 घटेगा कितना? 1 और 11 एक कम 11। अब ध्यान देना है कि जिस भी भाजक पर शेषफल 0 प्राप्त होगा वही क्या होगा? अभीष्ट HCF होगा। अतः हम कह सकते हैं कि अतः अभीष्ट HCF किसका? 671, 781 और 1441 बराबर कितना? 11। यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले जब भी माध्यिका ज्ञात करेंगे तो दिया गया जो क्रम होगा, ये जो डेटा होगा उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लेंगे? सबसे पहले सेट कर लेंगे। असेंडिंग या डिसेंडिंग बोले तो या तो आरोही क्रम में सेट करें या फिर अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले मैं इनको क्या करता हूँ, इनको बढ़ते या घटते क्रम में बढ़ते क्रम में ही लगाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जब इसका सोल्यूशन करूँगा, चूँकि देखो 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10 में सबसे छोटा 4। ठीक है। जो लिख लिया उसको कट कर दिया। फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर 15 और फिर 16। ठीक है। तो यहाँ पर काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक डिजिट कोई भूल गया लिखना। ठीक है। 11 लिखना भूल गया हूँ यहाँ से, तो 10 और 12 के बीच में क्या लिख देता हूँ? 11। ये यहाँ पे क्लियर हुआ। ठीक है। 10 और 12 के बीच में क्या लिख दे? 11। अब 9 डिजिट यहाँ पे, मतलब 9 नंबर यहाँ पे और 9 नंबर यहाँ पे हैं। ठीक है। यहाँ पर लिख दूंगा कि मतलब आंकड़ों को बढ़ता क्रम है तो आरोही क्रम। ठीक है। आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तो ये आंकड़ों को मैंने व्यवस्थित क्रम में कर दिया। ठीक है। आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर लिखूंगा चूंकि कुल पदों की संख्या तो अभी काउंट किया था, कुल पदों की संख्या कितनी है जिसको n से डिनोट करते हैं, तो n इज इक्वल्स टू कितना है? 9। और माध्यिका के लिए देखो दो ही टर्म की बात होती है, एक सम संख्या की बात होती है, किसकी? सम की, और दूसरी किसकी? विषम की। तो सम के लिए क्या होता है? n/2वां पद और प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बाई कितना? 2। ठीक है। और विषम के लिए क्या होता है? n+1/2वां पद। ठीक है। तो यहाँ पर n क्या है? एक विषम संख्या है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि अतः माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? चूंकि विषम संख्या है इसलिए n+1/2वां टर्म। ठीक है, पद। ठीक है। तो यहाँ पर n का मान कितना? 9 + 1/2 और ये हो जाएगा कितना? 9 + 1 10। 10 का आधा कितना? 5th टर्म। ठीक है, 5वां पद। अब 5वां पद अपना काउंट कर लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5वां पद क्या हो गया? 10। तो यहाँ पर जो माध्यिका आ गई वो कितनी आ गई? 10। यही इस क्वेश्चन का क्या है? अभीष्ट आंसर है। ठीक है। सवाल नंबर 17 पे तो क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है।
एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर कर लें, 5 सेंटीमीटर अधिक है यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं आयत क्या होता है। आयत 4 भुजाओं से घिरी एक ऐसी आकृति होती है जिसके सम्मुख भुजाएं क्या हों, बराबर हों। जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब ये भुजा इस भुजा के और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, बस ये आयत के बारे में था। हम क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। चलते हैं, देखते हैं इधर क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखो चौड़ाई छोटी है तो मान लेता हूँ, माना आयत की चौड़ाई बराबर कितना, x सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 5 मीटर अधिक है, 5 सेंटीमीटर क्या है, अधिक है। तो अगर चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है तो कितना हो गया, x प्लस 5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि उसका परिमाप जो है वो कितना है, 26 सेंटीमीटर। क्योंकि हम जानते हैं आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयत का परिमाप दिया गया है कितना, 26। तो 2 गुणे लेंथ का मान कितना है, x प्लस 5 और ब्रेड्थ का मान कितना है, x। ठीक है, और 2 से 26 को जब सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगा कितना, 13। तो यहाँ से लिख सकता हूँ कितना, 13 इज इक्वल्स टू x 2x प्लस 5, यानी इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2x इज इक्वल्स टू 13, 2x इधर ही था, प्लस 5 का साइड चेंज करूँगा -5 और यहाँ से लिख सकता हूँ 2x इज इक्वल्स टू 13 में से 5 घटा कितना, 8। तो 2 चौके 8। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 4। x इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 4। ये अपना आंसर नहीं है, अपने से पूछा क्या है, लंबाई। तो यहाँ से लिख सकता हूँ कि अतः आयत की लंबाई थी कितनी, x प्लस 5 और x प्लस 5, x का मान कितना है, 4। तो 4 प्लस 5 यानी कितना, 9 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता सारणी बनाइए। तो ये मतलब आपका काम है, ये इसको खुद से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इजी है, इसको मैं बता नहीं रहा। पहला जो कॉलम बना लेंगे वो किसका बना लेंगे, ये 18वें प्रश्न की बात कर रहा। ठीक है, पहले क्या बना लूँगा, बारंबारता कह दिया क्या, नहीं, पहला जो कॉलम बनाऊंगा वो किसका बनाऊंगा, वर्ग अंतराल का कॉलम बना लीजिए, वर्ग अंतराल। और यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रश्न में ये बाउंड किया है कि जो अंतराल बनना चाहिए वो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 अप टू 100 ऐसे बनता जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या बना लीजिए, फ्रीक्वेंसी बना लीजिए, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यानी क्या, बारंबारता को बना लीजिए। ठीक है, मतलब 0 से 5 तक जितने नंबर आएंगे उसको यहाँ शो करना है, 5 से 10 का जितना नंबर आएगा यहाँ शो करना है, 10 से 15 का जितना नंबर आएगा यहाँ शो करना है। लेकिन एक बात ध्यान देनी है कि अगर किसी भी कोई भी डिजिट जो है 10 आता है, मान लीजिए एग्जैक्ट कोई नंबर 10 लिखा है, तो किस वर्ग सीमा पर लाई करेगा, इस वाले वर्ग सीमा पर लाई नहीं करेगा, जो स्टार्टिंग होगा वहाँ से। मतलब 10 अगर आया तो ये इस वर्ग अंतराल में ना जाके कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लेते हैं कि 15 से 20 बनता अपना, और कोई मतलब मान लेते हैं कि 10 होता, 15 होता, तो 15 को किस वर्ग अंतराल पे डालता, देखो 15 तो यहाँ पर भी है, 15 यहाँ पे भी है, कन्फ्यूजन होता कि यहाँ डाले कि यहाँ। तो हमेशा देखो ये कहलाती है लोअर लिमिट, क्या कहलाती है, लोअर लिमिट, और ये कहलाती है अपर लिमिट। तो जब भी वैल्यू जो हो अपर लिमिट और लोअर लिमिट बराबर हो तो हमेशा जो लाई करेगा वो किस में करेगा, अपर लिमिट में। कहने का मतलब 15 इधर भी 15 इधर भी, तो ये वाला 15 जो लाई करेगा कहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिखाई जाएगी इसकी, जिसमें अपर लिमिट की बात की जाएगी, यानी 15 से 20 वाले वर्ग अंतराल पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी, और ये भी उम्मीद है कि वीडियो आपको
अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो बस एक काम करना है आप लोगों को कि वीडियो को देखना है शुरू से अंत तक। ठीक है, और उसको समझना है। ठीक है, और इस पैटर्न को अपने दिमाग पर क्या करना है, सेट कर लेना है, क्योंकि बिल्कुल सेम पैटर्न है जो आपका सिलेबस है, जो आपका प्रश्न पत्र बनेगा, इसके इर्द गिर्द ही बनेगा। ठीक है, टॉपिक्स चेंज हो सकते हैं। क्या हो सकता है, टॉपिक्स चेंज हो सकते हैं। टॉपिक्स चेंज होने का मतलब जैसे डिजिट, प्रश्न का डिजिट चेंज कर सकता है। ठीक है, और प्रश्न की भाषा को बदल सकता है, बस इतनी ही चेंजिंग हो सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इससे आप इस वीडियो से या इस क्लास से आपने बहुत सारा कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।